मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले दिखा देते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए लालू यादव ने दरवाजे खोल दिए हैं। कह दिया है कि नीतीश आते हैं तो स्वागत करेंगे। लालू के इस बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। नीतीश की चुप्पी पहले से ही अटकलों को जन्म दे रही थी। अब लालू के बयान ने सीधे सीधे खेला होने के संकेत दे दिए हैं। पूरी इनसाइड स्टोरी कुछ ही देर में जानेंगे। दिल्ली चुनाव को देखते हुए कल पीएम मोदी बड़ी सौगात दिल्ली को देने जा रहे हैं। मोदी कल रैली भी करेंगे। नरेंद्र मोदी के इस विजय प्लान से क्या 27 साल का सूखा बीजेपी का खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली के सियासी दंगल में दाऊद की भी एंट्री हो गई है। विवाद की शुरुआत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक चिट्ठी से हुई जो सीएम आतिशी को लिखी गई। मंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार के दिल्ली के किसानों के लिए आप सरकार ने कुछ नहीं किया। जवाब में आतिशी ने दाऊद से इस बयान की तुलना कर दी। उधर संभल में 19 और 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे किया गया था। बंद लिफाफे में सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी गई है। लेकिन हम आपको संभल मस्जिद के अंदर की एक्सक्लूसिव जानकारी आज स्पेशल रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित में। लगातार हम बिहार की सियासी हलचल के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। साल के अंत में यहां पर चुनाव होने वाले हैं। चुनावी साल में अलट पलट का खेल फिर से शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं। लालू यादव ने खुलेआम नीतीश को साथ आने का ऑफर दे दिया। कह दिया है कि दरवाजा खुला है। सवाल यह है कि क्या वाकई में नीतीश तीसरी बार लालू के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक इस सवाल ने सियासी सरगर्मी बढ़ाकर रखी है और आज जनहित की यही है हमारी कवर स्टोरी। एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे। फिर आएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ रख लेंगे। सारी गलती आप माफ कर देंगे? माफ कर देगा। नए साल के पहले दिन लालू ने नीतीश के लिए दरवाजे खोलने का ऐलान किया तो बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है। नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। चर्चा कई दिन से चल रही थी। अटकलों का बाजार पहले से गर्म था। लालू ने अपने बयान से उसे और हवा दी। आरजेडी नेताओं ने नीतीश के लिए पलक पावड़े बिछा दिए। जो बीजेपी के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए जो आएंगे उनका स्वागत है। ऐसा नहीं कि आग एक तरफ लगी है। जेडीयू के अंदर कंफ्यूजन है। कोई लालू पर सवाल उठा रहा है तो कोई नीतीश का कद बता रहा है। तो उनको साथ आना चाहिए। बड़े छोटे भाई का भी रिश्ता है। हाँ रिश्ता तो है, आज भी लोग निभाते हैं रिश्ता। वो समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर सकता है। देखिए मसला ये है कि राजद के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि बिना नीतीश कुमार जी के उनकी नैया पार नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार जी सोना है ना, हर गठबंधन के लोग चाहते हैं कि नीतीश जी का साथ उनको मिले। लालू आरजेडी भी चाहती है कि उनसे जुड़कर अपना सम्मान बढ़ाएं। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी भाषा से, अपनी शैली से इसी बात को प्रकट किया है ना कि वो लोग भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का साथ मिले। नीतीश कुमार जी सबके हैं। जेडीयू के नेता कंफ्यूजन में इसलिए भी हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट नीतीश ने ही क्लियर नहीं किया। लालू के बयान पर आज पत्रकारों ने जब सवाल किया तो महीने भर बाद नीतीश ने भले ही कैमरे पर मुंह खोला लेकिन मानो कुछ न बोला। लालू जी ने एक ऑफर दिया है आपको कि नीतीश जी आ जाए हमारे तरफ, हम माफ कर देंगे। आप क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? चाहते तो नीतीश साफ साफ मना कर सकते थे लेकिन इसकी जहमत उठाई नहीं। अटकलों के बाजार को गर्म रहने दिया। शायद यही वजह रही कल तक नीतीश के लिए दरवाजा बंद कहने वाले तेजस्वी भी नीतीश का नो एंट्री पर गोलमोल जवाब देने लगे। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। आपके साथ नीतीश जी रहेंगे सर? देखिए एक बात समझ जाइए, पहले ही स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है, अब थक चुके हैं। खिचड़ी के मौके पर बिहार में सियासी खेला होना चर्चित मुहावरा बन चुका है।
तो सवाल ये, क्या वाकई में खेल होने वाला है? लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। देखिए, लालू जी को चिंता है, उसके बाद उस परिवार में किसको कौन चिंता है? रास्ते को पकड़कर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पूरे एपिसोड से बीजेपी की धड़कन इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि इस बार अगर खेल हुआ तो पटना से लेकर दिल्ली तक की गद्दी पर असर होगा। वैसे कहीं तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते। पिछले साल इसी महीने अल्टा पल्टी का खेल हुआ था। सीएम नीतीश कुमार पलटेंगे या नहीं, ये दावे के साथ कोई नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह की सियासी बयार बिहार के गलियों में बह रही है उसमें कुछ भी संभव है। सबसे पहले आज की एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं जो काफी कुछ बयां कर रही है। ये तस्वीर राजभवन की है। मौका नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ ग्रहण समारोह का था। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस समारोह में शामिल हुए। जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार इस तस्वीर में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे बिना कुछ सोचे समझे काफी कुछ देखा जा सकता है। वैसे ये कर्टसी मुलाकात थी, लेकिन राजनीति में तस्वीरें भी कई सवालों के जवाब खुद ब खुद दे देती हैं। इन तस्वीरों को लेकर आरजेडी के समर्थक खासे उत्साहित हैं। अब सवाल यह है, क्या वाकई में लालू यादव और नीतीश कुमार फिर से साथ आएंगे? असल में स्वार्थ दोनों का है। लालू यादव जहां नीतीश को साथ लेकर उनके कोर वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि जीत की स्क्रिप्ट लिख पाए, वहीं नीतीश इस वक्त बीजेपी के साथ सीट और सीएम के नाम पर बार्गेन करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। नीतीश दबाव की राजनीति पहले भी करते रहे हैं। 2020 में उन्होंने दबाव बनाकर बीजेपी के साथ लगभग बराबर का समझौता कर लिया था। इस बार भी उनकी वही कोशिश है। नीतीश का पलट पुराण बीजेपी को असहज पहले भी करता रहा है, आज भी यकीनन तस्वीरों के बाद कर रहा होगा, हालांकि इसको लेकर अभी तक कयास हैं। 1994 में पहली बार लालू से अलग होकर नीतीश ने समता पार्टी बनाई, जो बाद में जेडीयू हुआ। 1996 में पहली बार नीतीश और बीजेपी का गठबंधन हुआ, जो 2013 तक साथ साथ चला। 2015 में लालू और नीतीश करीब 20 साल के बाद दोस्त बने। 2017 में नीतीश फिर से लालू से दूर हो गए, बीजेपी के साथ वापस चले आए। 2022 में नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मारी, फिर बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए। 2024 के जनवरी में फिर पलटे और आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ वापस लौट आए। इस वक्त जेडीयू के 2 नेता केंद्र में मंत्री हैं। ऐसे में पलटना बहुत आसान नहीं रहने वाला। जेडीयू के नेता और केंद्र में मंत्री ललन सिंह का कहना है कि वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से बोलने के लिए आज़ादी है, फ्रीडम है, तो आज़ादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। हालांकि इस पूरे एपिसोड ने बीजेपी पर दबाव तो बना ही दिया है। अब से कुछ देर पहले एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने नीतीश के पलटने का वक्त भी बता दिया है। एकदम आराम से आप देखते चलिए, दही चूड़ा मकर संक्रांति के बाद खेल होता रहता है। अगले साल भी हुआ था, इस बार भी दही चूड़ा और मकर संक्रांति का भाई भाई के बीच चलेगा। दोनों को सुरक्षित रहना है तो गठबंधन यही सेफ है। बीजेपी गठबंधन नीतीश जी के लिए भी सेफ नहीं है, उसके लिए भी। तो देखते जाइए बिहार की राजनीति में आगे क्या क्या होता है, क्योंकि बिहार की राजनीति को समझना बड़ा ही मुश्किल काम है। उधर आपको बताते चले, बिहार में सियासी सरगर्मी के बीच कल का दिन भारी रहने वाला है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बीपीएससी छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठ गए हैं। पुलिस ने नोटिस भेजकर जगह खाली करने के लिए कहा है। अगर वो जगह खाली नहीं करते तो एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। कल बिहार बंद से लेकर सीएम हाउस तक का घेराव है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पटना में गांधी प्रतिमा के पास आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। कह दिया है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती अनशन जारी रहेगा। ये लड़ाई बिहार की सरकार और बिहार के युवाओं के बीच में है। बीपीएससी और बीपीएससी का एग्जाम तो सिर्फ एक पहलू है। नीतीश कुमार को ये बताना चाहिए कि किस माफिया, शिक्षा माफिया पर कार्रवाई हुई, किस दोषी अपराधी पर एक्शन लिया गया। इसके लिए मांग में लिखा हुआ है कि आप श्वेत पत्र जारी कीजिए।
बीपीएससी वाले छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को मुख्य सचिव से मुलाकात कर 5 मांगों का ज्ञापन सौंपा था। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। मियाद खत्म हुई तो पीके अनशन पर बैठ गए। सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं। पहली ये कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द की जाए। दूसरी मांग ये है कि 18 से 35 साल तक के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिले। बीते 10 सालों में हुए पेपर लीक की घटनाओं की जांच हो। 29 दिसंबर के लाठीचार्ज कांड में दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई हो और सरकारी नौकरी के लिए डोमिसाइल नीति लागू की जाए। 29 दिसंबर को पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। इस घटना को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। लेफ्ट ने कल सीएम हाउस घेरने का ऐलान किया है। 3 जनवरी को ही पप्पू यादव ने बिहार बंद की घोषणा की है। तो बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी हर गुजरते दिन के साथ, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए लेकर आते हैं आपको राजधानी दिल्ली। दिल्ली के दंगल में सियासी दांवपेच की आजमाइश पहले से ही जोरों पर है और अब कल से दिल्ली के इस दंगल में प्रधानमंत्री खुद उतरने वाले हैं। केंद्र में बीजेपी की सत्ता 10 साल से है, लेकिन दिल्ली में सत्ता का इंतजार बीजेपी को 27 साल से है। मोदी राज के 2 कार्यकाल में जो नहीं हुआ, क्या वो मोदी 3.0 में हो पाएगा साकार? ये बड़ा सवाल कायम है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 2024 में वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि डबल इंजन का उनका नारा देश के ज्यादातर राज्यों में साकार हो चुका है, लेकिन दिल्ली में इंतजार जारी है और इसी पहेली को सुलझाने नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के दंगल में दस्तक देने जा रहे हैं। पहले पीएम मोदी दिल्ली के अशोक विहार में स्वाभिमान फ्लैट्स उद्घाटन करेंगे। फिर रामलीला मैदान में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें वीर सावरकर कॉलेज समेत दिल्ली विश्वविद्यालय के 3 कॉलेज की आधारशिला भी शामिल है। ये कार्यक्रम भले ही सरकारी हो, लेकिन दिल्ली में चुनावी माहौल के बीच इसके सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ आक्रामक कैंपेन चला रही आम आदमी पार्टी पीएम मोदी पर मौन है। पीएम को छोड़कर सभी नेताओं को निशाने पर ले रही है। आपने गृह मंत्री अमित शाह को कानून व्यवस्था और अंबेडकर के मुद्दे पर घेरा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पूर्वांचल मुद्दे के जरिए निशाने पर लिया। इस रणनीति से साफ है कि आप दिल्ली के दंगल को केजरीवाल वर्सेस मोदी नहीं होने देना चाहती। लोकसभा चुनाव में 3 बार मोदी केजरीवाल पर भारी पड़ चुके हैं। हालांकि 2020 विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर के बावजूद आपने बाजी मारी, लेकिन इस बार हालात केजरीवाल के लिए पहले जैसे नहीं है। जिन मुद्दों को आप उठाती थी, अब उन पर खुद घिरी हुई है। आपके पाप गिनते जाइए और आपके पाप इतने हैं कि कड़ी दर कड़ी दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश अरविंद केजरीवाल और उसके पापी साथी कैसे करते हैं, हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। और अब कल जब पीएम मोदी माइक थामेंगे तो विपक्ष को अपनी पिच पर आने को मजबूर करेंगे। बिसात सावरकर के जरिए बिछाई जा चुकी है। कल पीएम 3 नए कॉलेज का शिलान्यास करेंगे, लेकिन वीर सावरकर के नाम पर रखे कॉलेज पर सियासत हाई हो चुकी है। विद्यार्थी जब पढ़ेंगे तो क्या करेंगे कि माफी मांगने का कल्चर सीखेंगे क्या? वर्तमान संविधान है, इसका विरोध किया था उन्होंने और ये कहा था मनुस्मृति लागू होना चाहिए। बड़ा प्रतिकूल असर पड़ेगा छात्रों के ऊपर। हम काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। तो जो नाम की करता है उन्हें करने दो, हम काम की करते हैं। बीजेपी पहले ही केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में घुसपैठ, फर्जी वोटर लिस्ट और भ्रष्टाचार का चक्रव्यूह तैयार कर चुकी है और कल पीएम मोदी की एंट्री के बाद कैंपेन को और धार मिलेगी, क्योंकि सवाल दिल्ली में डबल इंजन के सपने को साकार करना और 26 साल के वनवास को खत्म करने का है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी केंद्र की सत्ता में आई। उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब तक बीजेपी को विस्तार मिला, लेकिन दिल्ली में खाली हाथ ही रहना पड़ा। उत्तर भारत में दिल्ली इकलौता राज्य है जहां मोदी राज में बीजेपी को सत्ता नहीं मिल पाई। पंजाब में 2017 तक गठबंधन की सरकार में रहे। जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार चलाई। यूपी उत्तराखंड में पहली बार सरकार रिपीट करवाई। हरियाणा में अपने दम पर सत्ता हासिल की और लगातार हैट्रिक लगाई।
इसके अलावा इसी साल बीजेपी ने ओडिशा में अपने दम पर सरकार बनाई है, जो पहली बार हुआ है। पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार है, लेकिन दिल्ली बीजेपी के लिए वो अभेद किला बना हुआ है जो वो प्रचंड मोदी लहर में भी नहीं पार कर पाई। इसी वजह से इस बार कोशिश है इस किले को भेदने की। और अब दाऊद इब्राहिम की बात करेंगे, जो 31 साल से पाकिस्तान में छिपा है, लेकिन आज चुनावी सियासत उसे दिल्ली लेकर आई। बात किसानों की थी, लेकिन उसमें दाऊद कहां से आ गया, इस रिपोर्ट में देखिए और यह भी जानिए कि दिल्ली में किसानों के नाम की पॉलिटिक्स में कितना दम है। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार का कृषि मंत्री कौन है? क्या आपको पता है कि दिल्ली की मुख्य फसल क्या है? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में कुल कितने किसान हैं? नहीं पता होगा, क्योंकि दिल्ली में खेती या कृषि के नाम पर आपने यमुना के किनारे कुछ लोगों को फूल गोभी, मेथी, मूली ही उगाते देखा होगा। या दिल्ली में खेती के प्रमाण तब मिलते हैं जब इन्हीं सब्जियों को गंदे पानी में धोने की तस्वीरें आती हैं। लेकिन इस खबर से आपको पता चलेगा कि दिल्ली में खेती भी होती है, यहाँ किसान भी रहते हैं, भले ही कम है, पर इतने हैं कि उन पर वोट पॉलिटिक्स की जा सके। बात कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक चिट्ठी से शुरू हुई, जो उन्होंने दिल्ली की सीएम आतिशी को लिखी। शिवराज ने अत्यंत दुख के साथ आरोप लगाए। लिखा, आपने दिल्ली के किसानों के हित में कभी उचित निर्णय नहीं लिए। आपने दिल्ली में केंद्र की किसान हितैषी योजनाएं लागू नहीं होने दी। सदैव ये लगा कि पूर्व सीएम केजरीवाल ने किसानों से सिर्फ धोखा किया है। आप फ्री बिजली की बात करते हैं, पर किसानों को ऊंचे रेट पर बिजली देते हैं। आपने कृषि उपकरण कमर्शियल कैटेगरी में रखकर महंगे किए हुए हैं। शिवराज ने आरोपों की झड़ी लगाई तो दिल्ली की सीएम आतिशी ने ऑफ द रिकॉर्ड जवाब दिया। उन्होंने कहा, किसानों का जितना बुरा हाल बीजेपी के समय हुआ उतना कभी नहीं हुआ। पंजाब में किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं, मोदी जी से कहिए उनसे बात करें। बीजेपी का किसानों पर बात करना वैसा है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो। बात दिल्ली के किसानों से शुरू हुई और दाऊद इब्राहिम पर शिफ्ट हो गई। इसके बाद चकल्लस छिड़ गई। दाऊद के जवाब में बीजेपी ने भी केजरीवाल को डॉन बोल दिया। राज्य के प्रपोजल पर, प्रस्ताव पर केंद्र योजनाओं का पैसा भेजता है और दिल्ली से कई योजनाओं के केंद्र सरकार की कोई प्रस्ताव आए ही नहीं, इसलिए उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। और इसलिए मैंने कहा कि भाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान के कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। मैं शिवराज सिंह जी से पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार मोदी जी पूंजीपति मित्रों के साथ मिलके अगर इस देश में फिर से काला कानून तीनों लागू करना चाहते हैं तो ये आम आदमी पार्टी नहीं होने देगी। बहरहाल आप ये जाने कि दिल्ली में किसानों को ऐसे कितने थोकबंद वोट हैं जो उनके नाम पर ये टकराव शुरू हुआ है। दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक दिल्ली में ले देकर 369 स्क्वायर किलोमीटर ही ग्रामीण क्षेत्र है। गांव का मतलब ये नहीं कि वहाँ खेती ही होती हो। खेती सिर्फ 33,000 हेक्टेयर में होती है। दिल्ली की ग्रोथ में कृषि का हिस्सा 1% का भी 1/3 यानी 0.32% है। 2011 की जनगणना में दिल्ली में सिर्फ 112 गांव थे। इनमें दिल्ली का सिर्फ 2.5% हिस्सा रह रहा था। अब किसानों की संख्या भी जाने तो पीएम किसान निधि के मुताबिक 2024 में दिल्ली में उसके सिर्फ 10,765 किसान लाभार्थी हैं। देश में 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है। ट्रेंड बताता है कि दिल्ली के खेत और दिल्ली की खेती और भी घट चुकी है, लेकिन वोट तो वोट होता है। दिल्ली चुनाव में जब पार्टियां वोटर लिस्ट लेकर एक एक वोट बढ़वाने घटवाने में लगी हो, फिर यहाँ तो बात 10,000 से ऊपर वोटों की है। दिल्ली की लुटियन जोन से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है जोंती गांव। करीब 10,000 की आबादी वाले ये गांव हरित क्रांति की शुरुआत करने वाला पहला गांव है। यहाँ 1967 की एक बीज शोधालय की इमारत आज भी मौजूद है, जहां से लाखों किसानों को हरित क्रांति के दौरान गेहूं के बीज दिए गए थे। लेकिन किसानों के मुद्दे पर दिल्ली की ये राजनीति आगे कहां तक जाएगी, ये बड़ा सवाल है। वैसे कई मामलों में दिल्ली ने वक्त वक्त पर किसानों के मुद्दे को लेकर इतिहास भी रचा है। आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कश्मीर पर लिखी किताब का विमोचन किया है। इस किताब में कश्मीर के इतिहास से लेकर बदलाव तक की पूरी कहानी है। बड़ी बात यह है कि दिल्ली के चुनाव से पहले अमित शाह ने पीओके वाला कार्ड खेल दिया है। मौका जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर लिखी किताब के विमोचन का था। गृह मंत्री अमित शाह ने बिना नाम लिए पीओके पर बड़ी बात कही।
कह दिया कि जो हमने गवाया है उसे हासिल कर लेंगे। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला है। कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे, पूरा विश्वास है। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की नई कहानी अमित शाह के हाथों ही लिखी गई थी। तब 370 की बेड़ियों से कश्मीर आजाद हुआ था। लद्दाख नया केंद्र शासित प्रदेश बना था। अमित शाह ने आज कहा कि शासकों को खुश करने के लिए लिखे इतिहास से छुटकारा पाने का समय आ गया है। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा, परंतु जैसे मैंने आगे उल्लेख किया, बौद्ध धर्म की चतुर्थ काउंसिल सम्राट कनिष्क के समय में कश्मीर में ही संपन्न की गई। मोदी राज में कश्मीर की तस्वीर बदली है। जो इलाका कभी बम, गोली और पत्थरों की वजह से बदनाम हुआ करता था, वो अब सैलानियों से गुलजार है। किताब में बदलते कश्मीर की पूरी कहानी है। अतीत का भी सुनहरा अध्याय है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद भी सियासी सरगर्मी तेज है। चुनाव में एक दूसरे के सामने आ चुके चाचा भतीजे के साथ एक साथ आने की खबर चल रही है। एनसीपी की सियासी पिक्चर अब हम आपके सामने हैं। कौन से हम साथ साथ हैं की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मां आशा पवार ने नए साल के मौके पर पंढरपुर मंदिर में पूजा की और इसके बाद जो बयान दिया उसने परिवार की सियासी एकजुटता की खबर को हवा दे दी है। या वर्षात व्हावं असं वाटतंय, शरद पवार आणि अजितदादा एकत्र यावे। हो पांडुरंगाला ऐकणार। हो ऐकणार। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही एनसीपी के दोनों गुटों के एक होने की चर्चा चल पड़ी थी। नए साल में खबर फिर से गर्म है। अजित पवार के करीबी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने तो शरद पवार को भगवान का दर्जा देते हुए परिवार के एक होने की वकालत की है। आम्ही शरद पवार साहेबांना सदैव दैवत मानत आलेलो आहो। आम्ही जरी राजकीय आमचा काही वेगळा मार्ग स्वीकारला असेल तरीही आम्हाला पवार साहेबांच्या बद्दल सदैव आदर राहिलेला आहे। त्यामध्ये जर एकत्र आले किंवा त्यांच्या कुटुंब पवार कुटुंब एक झालं तर आम्हाला अत्यंत आनंदच वाटतो। पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि इसी महीने दोनों पार्टियां एक हो सकती हैं। शायद यही वजह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही। लेकिन आपका जो प्यारा बच्चा है वो डर के मारे भाग के गया है बीजेपी के पास। सबसे पहले माताजी ने भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे बेटे में लड़ने की हिम्मत दे दो। वो लड़ेगा अन्याय के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। वो हिम्मत देने की प्रार्थना माताजी ने करनी चाहिए अपने बेटे के लिए। वैसे पिछले महीने संजय राउत ने ही ये दावा किया था कि शरद पवार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी के 8 सांसद हैं, जबकि अजित पवार की एनसीपी के पास महज 1 सांसद। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उलट विधानसभा चुनाव में अजित पवार की एनसीपी ने चाचा को मात दे दी। महाराष्ट्र की जनता ने अजित पवार की एनसीपी को ही असली एनसीपी मान लिया। ऐसे में शरद पवार की पार्टी के अंदर कुलबुलाहट भी है। हमारे पार्टी में किसी प्रकार की मर्जर की बात नहीं चल रही। हमारी पार्टी ओरिजिनल एनसीपी है। अजीत दादा को एनसीपी का जो हमारा सिंबल था, जो हमारी पार्टी थी, वो उनको प्रदान इलेक्शन कमीशन ने दी है। तो वहाँ पे मर्जर की कोई बात ऐसी हमारे पार्टी में नहीं चल रही। उनके विधायकों को लगता होगा तो उन्होंने पवार साहब से बात करके वापस आ जाना चाहिए। अब अगले 5 साल तक ना तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव होने हैं, ना ही विधानसभा चुनाव। ऐसे में शरद पवार की पार्टी के जो विधायक सांसद हैं, उनके पास विपक्ष में रहने के अलावा कोई उपाय नहीं है। ऐसे में अगर गुट साथ आते हैं तो फिर दिल्ली से मुंबई तक एनसीपी के नेता सत्ता का सुख ले पाएंगे। अगर परिवार एक होता है तो फिर शरद पवार की क्या भूमिका होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। महाराष्ट्र की सियासत हर गुजरते वक्त के साथ नए नए रंग रूप लेती है। अब आगे क्या रहेगी स्थिति, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। रात के 9:30 बजने वाले हैं। चलिए अब नए सिरे से शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। और संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान जो हिंसा भड़की थी, वहां पर आज क्या हुआ उसकी पूरी खबर रखते हैं आपके सामने। करीब 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है।
हिंसक संग्राम के बाद संभल में खुदाई अभियान शुरू हुआ। मंदिर, कुएं और बावड़ी प्रकट होने लगी। संभल की खोज में सर्वे की खबर कहीं दब सी गई थी, लेकिन आज सर्वे में दर्ज सच सामने आ गया। और शाही मस्जिद में क्या कुछ दिखा है, देखिए एबीपी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। करीब 500 साल पुराने संभल का सच 1000 तस्वीरों से सामने आने वाला है। कैमरे का आविष्कार भले ही 200 साल पुराना हो, लेकिन अब यही कैमरा 500 साल पुराने इतिहास को सामने रखने जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये 24 नवंबर की सुबह की है। ये वही तस्वीरें हैं जो शाही मस्जिद में सर्वे टीम ने कैमरे में कैद की थी, जो पहली बार एबीपी न्यूज पर सार्वजनिक हो रही है। संभल के इस सच को चंदौसी स्थित जिला अदालत में सीलबंद लिफाफे में पेश किया। एडवोकेट कमिश्नर रमेश यादव ने ये रिपोर्ट पेश की है। जो भी हमने फोटोग्राफ संकलित किए थे, जो भी फैक्ट वहाँ थे, जो भी वीडियोग्राफी थी, कंप्लीट करके हमने माननीय ट्रायल कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल श्री आदित्य सिंह की कोर्ट में आज रिपोर्ट सबमिट कर दी है। रिपोर्ट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार हमने उसे सील लिफाफे में पेश किया है। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट में शाही जामा मस्जिद में मंदिर होने के काफी सबूत मिले। दावा है कि सर्वे में शाही जामा मस्जिद के मुख्य द्वार के 2 खंभों के ऊपर की तरफ कमल की आकृति मिली है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे में ये दावा किया गया कि यहाँ पर जो विवादित ढांचे का जो परिसर है, इस परिसर में जो ऊपर की तरफ आपको फूलनुमा नक्काशी दिखाई देगी। इसके लिए कहा गया, ये दावा किया गया कि ये कमल के फूल का निशान है। उसके नीचे जो आपको नक्काशी दिखाई देगी, उसके लिए दावा किया गया कि ये पल्लव के निशान है। और उसके अलावा जो घुमावदार आकृति आपको मुख्य गेट के ऊपर दिखाई दे रही है, इसके लिए ये दावा किया गया कि ये असल में तोरण स्तंभ की पूरी परिकल्पना है। इसके अलावा मस्जिद की मुख्य इमारत के बाहरी भाग पर 2 आले मिलने का भी दावा किया गया है, जिन पर मंदिर की घंटी के निशान हैं। दावों के मुताबिक मस्जिद के भीतरी हिस्से में मुख्य गुंबद के भीतरी हिस्से पर बंधी जंजीर, मंदिर के घंटे की जंजीर होने का दावा, भीतरी खंभों पर शेषनाग जैसी आकृति का दावा, मस्जिद के निर्माण की जानकारी देता शिलालेख, मस्जिद परिसर में 2 बरगद के पेड़ और प्राचीन बरगद पर एक तरफ कालिख मिली है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष में काफ़ी मतभेद दिखाई दिया, जिसकी वजह से ऐसा सूत्रों के द्वारा बताया गया कि सर्वे रिपोर्ट में पुरातत्व जांच की इस पूरे मामले में मांग की गई है। 24 नवंबर को हिंसा के बीच लगभग 4 घंटे तक चले सर्वे में 1000 से ज्यादा तस्वीरें ली गई। इन तस्वीरों के आधार पर सर्वे में मस्जिद की इमारत को किला बताया गया है। दावा है कि इमारत के बाहरी हिस्से के खंभे भीतरी हिस्सों के खंभों से बिल्कुल अलग है। मस्जिद परिसर में ऐसे कई हिंदू और सनातनी प्रतीक मिलने का दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्षकारों का दावा है कि बाबर के आदेश पर साल 1529 में संभल में हरिहर मंदिर तोड़ा गया और इसी की जगह पर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। सूत्रों के मुताबिक ये तथ्य सामने आया है, जिसमें ये दावा किया गया कि ये जो पूरा भवन है, जो पूरा विवादित ढांचा है, ये पूरा विवादित ढांचा भारत में इस्लामिक आक्रांताओं के आने से पहले बना है। हालांकि मस्जिद कमेटी ने इस बात का विरोध करा। ऐसे में कई जगह सर्वे रिपोर्ट में ये कहा गया है, ऐसी सलाह दी गई है कि इस पूरे मस्जिद की वैज्ञानिक या पुरातत्व जांच की जाए, जिससे सच सामने आ सके। देश की खबरों से बाहर निकलते हुए लेकर चलते हैं आपको अमेरिका। जश्न के साथ पूरी दुनिया ने नए साल का स्वागत किया, लेकिन सुपर पावर अमेरिका में आतिशबाजी को आतंकी अंजाम दे रहे हैं। 1-2 नहीं, पूरे 3 आतंकी हमलों से अमेरिका दहल उठा। अमेरिका जैसे हाई सिक्योरिटी देशों में आतंकी सेंध लगा रहे हैं। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अगले 2 हफ्तों में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी होने वाली है। पहले लास वेगास, फिर लुजियाना और अब न्यूयॉर्क। 24 घंटे में एक के बाद एक 3 हमलों ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है।
लुजियाना में हमले के तार ISIS से जुड़ रहे हैं तो लास वेगस और न्यूयॉर्क में हमलों का पैटर्न भी आतंकी हमले की ओर इशारा कर रहा है। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के क्वींस शहर की हैं। पुलिस वैन के सायरन और एम्बुलेंस की तैनाती यहाँ मातम की गवाही चीख चीख कर दे रही है। नए साल की पहली रात जश्न मनाने के लिए लोग नाइट क्लब में पहुंचे थे। हमलावर ने नाइट क्लब में गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में 11 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हमलावर ने एक 12 साल की बच्ची और उसकी मां को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर गोलीबारी की। बच्ची और मां दोनों भी फायरिंग में घायल हुई हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमलावर के बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई और पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं लुजियाना में पिकअप से भीड़ को रौंदने वाली घटना के आतंकी तार जुड़ चुके हैं। FBI ने जांच में हमलावर की पहचान शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई है, जो ISIS का समर्थक था। हमलावर की कार से ISIS का झंडा और विस्फोटक भी बरामद हुआ। शमसुद्दीन जब्बार ने नए साल का जश्न मना रही भीड़ को पिकअप वैन से रौंद दिया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। FBI को शक है कि जब्बार इस हमले के लिए अकेला जिम्मेदार नहीं था। उसके सहयोगियों की भी तलाश की जा रही है। अमेरिका में ये सब कुछ तब हो रहा है जब अब से 18 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है और हमने देखा है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाते रहे हैं और अगर इसी नीति पर डोनाल्ड ट्रंप आगे भी अमल करते हैं तो अमेरिका में 9/11 जैसे हालात होंगे, यानी सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त होगी। डोनाल्ड ट्रंप के लास वेगस होटल के बाहर भी एक टेस्ला ट्रक में ब्लास्ट हो गया था। ट्रक में आतिशबाजी का सामान रखा हुआ था। धमाके से ड्राइवर और 7 लोग घायल हो गए थे। पुलिस फिलहाल इस मामले में आतंकी हमले के एंगल की जांच कर रही है। और अब लास वेगास और लुजियाना हमलों के तार जुड़ रहे हैं। जिस शख्स ने ट्रंप के होटल के बाहर टेस्ला में ट्रक धमाके को अंजाम दिया, उसकी पहचान लीवर्स बर्गर के रूप में सामने आई है। वो भी लुजियाना हमले के आरोपी शमसुद्दीन जब्बार की तरह ही अमेरिकी सेना में सेवा दे चुका है। दोनों हमलावर एक ही मिलिट्री बेस में थे। अब जांच एजेंसियां पता लगा रही हैं कि क्या ये दोनों हमलावर एक दूसरे के परिचित थे, क्या दोनों ने नए साल पर मिलकर इन साजिशों को अंजाम दिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।